हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल संगीत सिद्धांत केंद्र में। आज का भी यह क्लास नाद टॉपिक पे आधारित प्रश्नों का है, जिसमें नाद से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगर आप इन दोनों क्लास को देख लेते हैं तो नाद से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम लोग 26 नंबर प्रश्न तक हल किए थे, आज 27 से शुरू करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में पार्श्वदेव ने कौन सी ध्वनि मानी है। तो कौन सी मानी है? सचेतन माने हैं या अचेतन या उभय प्रभव या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक हो जाएगा। ये तीनों ध्वनि माने हैं पार्श्वदेव ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर प्रश्न कि प्रत्येक ध्वनि का आधार क्या है। वो कंपन है या आवृत्ति है या नाद है या एक से अधिक है। तो प्रत्येक ध्वनि जो होती है वो ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, उसका आखिर आधार क्या है। तो वो कंपन होगी या आवृत्ति या नाद। तो वो कंपन होती है। कोई भी ध्वनि है तो वो किसी न किसी कंपन से ही उत्पन्न होगी। उसके बाद वो समझा जाएगा कि वो ध्वनि लायक है या नहीं है, या शोर है या कोलाहल है, वो तो बाद की बात है। लेकिन प्रत्येक ध्वनि का जो आधार होता है वो कंपन ही होता है। किसी चीज़ पर हम आघात करेंगे तभी जाके ध्वनि उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मतंग ने नाद के कौन से प्रकार नहीं माने हैं। तो मतंग ने नाद के कितने प्रकार माने हैं? तो मतंग ने नाद के 5 प्रकार माने हैं। अब उन 5 प्रकारों में से इन ऑप्शन में कौन सा मतंग जी के नहीं हैं? तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त, कृत्रिम या एक से अधिक। तो इनमें से कौन से नाद के प्रकार ऐसे हैं जो मतंग जी नहीं माने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, इनमें से कोई नहीं। राइट हो जाएगा, क्योंकि ये पांचों प्रकार मतंग जी माने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि नाट्य शास्त्र में, यहाँ पर स्वयं नहीं होगा, यहाँ पर स्वर होगा। हाँ, नाट्य शास्त्र में स्वर को चढ़ाने के लिए किस संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो वो आदर्भ और आकर्ष है या उत्कर्ष और आयतत्व है या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्कर्ष और आयतत्व। नाट्य शास्त्र में स्वरों को चढ़ाने के लिए उत्कर्ष और आयतत्व संज्ञा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा कि आहत नाद कितने प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। नाद के कितने प्रकार होते हैं? नाद के तो 2 प्रकार होते हैं, आहत और अनाहत। ये तो एकदम बेसिक प्रश्न है। तो आहत नाद जो है वो आघात द्वारा उत्पन्न होता है, और दूसरा किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है। तीसरा कि फूंक के द्वारा भी उत्पन्न होता है, हवा के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3। तो आहत नाद कितने प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ पर आंसर में भी दिया हुआ है कि आघात से, घर्षण से और फूंक से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नाद, यदि सूक्ष्म नाद का उत्पत्ति स्थान गुहावासी है तो अति सूक्ष्म नाद का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? वो कंठ होगा या मुख होगा या हृदय होगा या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसमें बताया भी गया है कि सूक्ष्म नाद जो होता है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? गुहावासी। तो अति सूक्ष्म का उत्पत्ति स्थान
क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड देख लेते हैं, इसका ऑप्शन सी। तो इसका जो है हो जाएगा हृदय, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 33 कि नाद शब्द में न अक्षर से क्या तात्पर्य है। और यह प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा भी गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है। ठीक है, तो नाद शब्द जो है वो न और द से मिलके बना है, न और द से मिलके बना है। तो इसमें जो है न अक्षर से क्या तात्पर्य है, यानी कि न अक्षर का क्या अर्थ है वो पूछा जा रहा है। तो वो प्राणवायु होगा या अग्नि शक्ति होगा या ओंकार होगा या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो न अक्षर का अर्थ होता है प्राणवायु। ठीक है, इसे नकार भी कहते हैं, नकार भी कहते हैं, और द को दकार। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि अति स्वर किसे कहते हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3.0 में। ठीक है, तो यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अति स्वर किसे कहते हैं? तो वो उपस्वर को कहते हैं या सहायक नाद को कहते हैं या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अति स्वर किसे कहते हैं? तो वो उपस्वर भी होता है, सहायक नाद भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि प्रति सेकंड आवृत्ति या आंदोलन संख्या जितनी अधिक होगी, नाद उतना ही ऊंचा होगा या नीचा होगा या अनंत होगा। तो जब प्रति सेकंड आंदोलन संख्या या आवृत्ति बढ़ेगी यानी कि अधिक होगी, तो नाद क्या होगा? तो ऊंचा होगा, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि किस विद्वान ने व्यक्त और अव्यक्त नाद के स्थान पर पुष्ट और अपुष्ट संज्ञा का प्रयोग किया है। तो वो मतंग जी हैं या अहोबल जी हैं या पंडित शारंगदेव हैं। तो कौन से हैं? तो मतंग ने भी नाद के 5 प्रकार माने हैं और पंडित शारंगदेव भी नाद के 5 प्रकार माने हैं। तो इनमें से व्यक्त और अव्यक्त नाद के स्थान पर पुष्ट और अपुष्ट संज्ञा किसने प्रयोग किया है? तो किसने किया है? तो शारंगदेव जी के हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि संगीत का आधार क्या है। संगीत का आधार क्या होता है? नाद होता है या श्रुति होता है या ध्वनि होती है? क्या हो जाएगा? तो संगीत का आधार क्या होता है? नाद होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 है कि संगीत उपयोगी नाद की सीमा कितनी है। वो 40 हर्ट्ज से लेकर 4000 है या फिर 16 हर्ट्ज से लेकर 38000 है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो संगीत उपयोगी नाद की सीमा जो होती है वो 40 हर्ट्ज से लेकर 4000 आंदोलन प्रति सेकेंड के बीच होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से नाद का गुण कौन सा नहीं है। इंटेंसिटी नहीं है या टिम्बर नहीं है या पिच नहीं है या डेंसिटी नहीं है। तो हम सभी को पता है कि नाद के कितने गुण होते हैं? तो 3 गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंटेंसिटी होता है, और जिसे नाद हिंदी में इसे नाद का तीव्रता भी कहा जाता है, और टिम्बर जिसे जाति अथवा गुण कहा जाता है हिंदी में, और पिच को ऊंचा नीचापन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन डेंसिटी जो है ये नाद की कोई विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर डेंसिटी हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि नाद का गुण कौन सा नहीं है। तो ये तीनों तो है लेकिन डेंसिटी नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाद की तीव्रता या छोटा बड़ापन किस पर निर्भर करता है। नाद का जो दूसरा गुण होता है वो क्या है? तीव्रता, या इसे छोटा बड़ापन भी कहते हैं।
तो वो किस पर निर्भर करती है? वो आयाम पर निर्भर करती है, या ध्वनि उत्पादक वस्तु पर, या कंप विस्तार पर, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है कि नाद की जो तीव्रता है या छोटा बड़ापन है वो आयाम पर भी निर्भर करती है, वो ध्वनि उत्पादक वस्तु पर भी निर्भर करती है, और कंप विस्तार पर भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के कान क्रमशः कम से कम और अधिक से अधिक कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? तो 16 हर्ट्ज से लेकर 38,000 तक की, या 40 हर्ट्ज से लेकर 4,000 तक की, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 हर्ट्ज से लेकर 38,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य के कान सुन सकते हैं। ठीक है। और संगीत उपयोगी जो ध्वनि होती है वो 40 से लेकर 4,000 हर्ट्ज तक के बीच में होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि नाद की जाति या टिम्बर में ये आवर्तक ही कारण होते हैं जिनसे नाद को पहचान लेते हैं कि किस वाद्य या किस व्यक्ति का है। तो ये कथन जो है सत्य है या असत्य है, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन संख्या 43। यदि अव्यक्त नाद का उत्पत्ति स्थान तालु है तो व्यक्त नाद का उत्पत्ति स्थान क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अव्यक्त नाद और व्यक्त नाद, नाद के 5 प्रकारों में से हैं। अब अव्यक्त नाद का जो है उत्पत्ति स्थान तालु बताया गया है, तो व्यक्त नाद का क्या होगा, ये है प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कंठ हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र में स्वरों को नीचा उतारने के लिए किस संज्ञा का प्रयोग हुआ है? तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्कर्ष और आयतत्व होगा, या आदर्भ और अपकर्ष होगा, या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं इसका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन बी, यानी कि आदर्भ और अपकर्ष होगा इसका राइट आंसर। नीचे उतारना है, स्वरों को नीचे उतारने के लिए जो भरत जी ने संज्ञा दी है वो आदर्भ और अपकर्ष की है। ठीक है। और उत्कर्ष और आयतत्व जो है ये स्वरों को ऊपर चढ़ाने के लिए होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि मोटी या भारी आवाज को संगीत में क्या कहते हैं? उसे नाद का ऊंचापन कहेंगे, या नाद का नीचापन कहेंगे, या नाद का बड़ापन कहेंगे, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारी या मोटी आवाज है ना, तो वो नाद का नीचापन हो जाएगा, और जब पतली आवाज होगी तो नाद का ऊंचापन होगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि तानपुरा के जोड़ी के तार का सहायक नाद होगा। जोड़ी के तार किस स्वर में मिले होते हैं? तो प सा सा सा, तो सा में मिले होते हैं, मध्य सा या मंद्र सा में। तो सा का क्या हो जाएगा? ये सहायक नाद। तो सारे ग प होगा, या सारे प म होगा, या सारे ग म होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारे ग प हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि ध्वनि वक्रता पर क्या निर्भर करता है? ध्वनि जो वक्र होता है उस पर क्या निर्भर करता है? वो नाद की तीव्रता है, या नाद का ऊंचापन है, या नाद की जाति है? किस पर निर्भर करती है? तो वो नाद की जाति हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 48 कि कंप विस्तार जितना अधिक होगा नाद उतना ही क्या हो जाएगा? ऊंचा होगा, या नीचा होगा, या छोटा होगा, या बड़ा होगा। ध्यान से समझना है प्रश्न को। क्या कर रहा है कि कंप विस्तार, आंदोलन संख्या नहीं बोला गया है, कंप विस्तार जितना अधिक होगा तो उतना ही नाद क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है। अगर आंदोलन संख्या ज़्यादा होता तो ऊंचा होता, आंदोलन संख्या कम होता तो नीचा होता, लेकिन यहाँ कंप विस्तार अधिक हुआ है तो इसका बड़ा होगा। अगर कंप विस्तार कम होता तो छोटा होता। ठीक है।
क्लियर है। अगला प्रश्न है हमारा कि सहायक नाद का अन्य नाम क्या है? स्वयंभू नाद है, या उपस्वर है, या अनुरणनात्मक नाद है, या सभी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सहायक नाद का अन्य नाम? तो स्वयंभू नाद भी होता है, उपस्वर भी होता है, और अनुरणनात्मक नाद भी इसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि नाद शब्द में नद धातु से, नाद शब्द जो है वो किस धातु से बना है? तो नद धातु से बना है नाद, जिसमें नद का अर्थ क्या होता है, क्या अर्थ होता है? तो व्यक्त ध्वनि होता है, या अव्यक्त ध्वनि होता है, या सचेतन ध्वनि होता है, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यक्त ध्वनि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि तानपुरे के चौथे तार का सहायक नाद होगा। तानपुरा का चौथा तार जो है वो किस स्वर से मिला होता है? तो मंद्र सा से, मंद्र सा से, यानी कि खर से मिला होता है। तो उसका सहायक नाद क्या हो जाएगा? तो सारे ग म होगा, या सारे ग प होगा, या सारे प ध होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारे ग प। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, और ये आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नाद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? संगीत रत्नाकर में मिलता है, या संगीत मकरंद में मिलता है, या बृहददेशी में मिलता है, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो नाद का उल्लेख किस किस ग्रंथ में मिलता है? तो संगीत रत्नाकर में भी मिलता है, संगीत मकरंद में भी मिलता है, और बृहददेशी में भी मिलता है। तो इन तीनों में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। और इन तीनों ग्रंथों के अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें नाद का उल्लेख मिलता है। तो आज का प्रश्न यहीं रखते हैं, और आज जो है नाद से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी को हम लोगों ने देखा, हल किया, और उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि क्लास कैसा है, और इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, क्या बेहतरीन कर सकते हैं आपके लिए। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।